बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस ठीक है, सर। बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आवाज आ रही है ना बेटा सबको? यस सर। अभी तक हमने पढ़ा था कि भैया हायर परचेजर जब हायर वेंडर से परचेज करता है तो क्या जनरल एंट्री होगी। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि हायर परचेजर ने सारा पैसा दे दिया हायर वेंडर को, 3 साल है तो 3 साल में दे दिया, 4 साल की ईएमआई है तो 4 साल में दे दिया। तो अभी तक हम ये पढ़ के चल रहे करके पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी भाई ऐसा भी होता है कि हायर परचेजर डिफॉल्ट कर गया पेमेंट करने में। मतलब हायर परचेजर ने 5 साल की ईएमआई पे गुड्स खरीदे, इसने 3 साल तक तो इंस्टॉलमेंट दे दी, बट आगे की 2 इंस्टॉलमेंट ये नहीं दे पाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। तो अब क्या होगा बेटा, जो हायर वेंडर होगा वो 2 काम करेगा, या तो इसका फुल रिपोजेशन कर लेगा, मतलब या तो इससे सारे के सारे गुड्स छीन के ले जाएगा, और जो पैसा हायर वेंडर को मिल चुका है वो पैसा भी वापस नहीं करेगा। जैसे तुमने 12th क्लास में पढ़ा था 4 फीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स भी वापस ले लेगा और पैसे भी वापस नहीं करेगा। तो सेम काम ये करेगा हायर वेंडर, अपने एसेट भी परचे ले आएगा और बदले में कुछ देगा भी नहीं। तो इसको बोलते हैं फुल रिपोजेशन। एक होता है पार्शियल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन का मतलब है कि हायर वेंडर थोड़ा अच्छा है, हायर वेंडर इसकी सिचुएशन समझ रहा है हायर परचेजर की, भाई कुछ मजबूरी रही होगी इसने पैसे नहीं दिए। तो हायर वेंडर क्या करेगा, मान लो जैसे ये खरीद के लाया एक टीवी एक फ्रिज, ठीक है, मान लो टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया और एसी, ये 3 चीजें खरीद के लाया था। ठीक है, और इसने तीनों की एक साथ इंस्टॉलमेंट बनवा रखी थी। अब ये क्या करेगा, हायर वेंडर कहेगा अच्छा इसने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी ना, तो ये एसी वापस ले आएगा, टीवी और फ्रिज इसके पास छोड़ आएगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो अभी जो आज की क्लास में हम केस करेंगे वो करेंगे फुल रिपोजेशन। तो हेडिंग लिखो, कंप्लीट ऑब्लिक फुल रिपोजेशन। इसकी एंट्रीज लिखवाऊंगा क्या करनी है, और इसके पहले पहले लिखवा दूंगा होता क्या है। कंप्लीट ऑब्लिक फुल रिपोजेशन। लिखो, इन केस ऑफ कंप्लीट और फुल रिपोजेशन, इन केस ऑफ complete oblique full repossession, the higher vendor takes back the possession of all the goods sold to higher purchaser who makes default.
एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना। In case of a complete repossession, the hire vendor takes back the possession of all the goods sold to hire purchaser who make default। कि भैया जो हायर परचेजर डिफॉल्ट कर रहा है उस हायर परचेजर से हायर वेंडर क्या करेगा, सारे के सारे गुड्स वापस ले आएगा। ठीक है, जैसे तुमने काफी पुरानी मूवीज में देखा होगा वसूली, जैसे तुमने एक मूवी भी है, कौन सी है वो, गोलमाल, वसूली भाई। तो वो क्या करता है कि जो उसकी पेमेंट नहीं करता उसके गुड्स उठा के ले जाता है, तो उसको ही बोलते हैं हम रिपोजेशन। ठीक है, उसके आगे लिखो ऑल एंट्रीज टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट। ऑल एंट्रीज, ये इन्वर्टेड कोमास में लिखना कि तुम्हें याद रहे, इन्वर्टेड कोमास में लिखो ऑल एंट्रीज टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट आर मेड एज यूजुअल, और ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट फॉर पेमेंट, क्योंकि यहां पे पेमेंट तो हो ही नहीं ना। सर एक बार यहाँ से बताना ऑल एंट्रीज वाले से। ऑल एंट्रीज till the date of default are made as usual और ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट द पेमेंट, क्योंकि डिफॉल्ट के टाइम पे पेमेंट तो हो ही नहीं रही, तो पेमेंट वाली एंट्री नहीं करेंगे, बाकी सारी एंट्री क्या करेंगे, सेम टू सेम बाय द टू पार्टीज मतलब वेंडर एंड परचेजर। तो दोनों की बुक में सेम टू सेम एंट्री होंगी जैसे अभी तक करते आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री नहीं होगी। हाँ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दो। उसके बाद लिखो द एंट्रीज फॉर द रिपोजेशन आर एज फॉलोज। कि भाई जो रिपोजेशन के टाइम पे हमें एंट्री करनी है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। सर द एंट्री के बाद रिपीट करना एक बार। क्या बेटा, द एंट्री वाली रिपीट करना सर, ये लाइन लास्ट में जो आपने बोली। The entries in the case of repossession are as follows। कि जो हम एंट्री लिखेंगे वो रिपोजेशन के लिए होगी। तो पहले हम एंट्री लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक में क्या क्या एंट्री होंगी। सबसे पहले जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है बेटा एसेट्स को कैंसिल करने की। ठीक है, क्योंकि वो रिपोजेस करेगा तो पहले एसेट्स को कैंसिल करेगा। तो हेड पहले एंट्री होगी, लिखो फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ द हायर वेंडर्स अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है एसेट्स ऑन हायर परचेज टू हायर वेंडर, है ना। ये तब होती है जब हम हायर वेंडर से एसेट्स खरीदते हैं या पोजीशन लेते हैं। अब उल्टा हो रहा है, हायर परचेजर अपना एसेट लेके जा रहा है ना। तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन हायर परचेज। बिल्कुल रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जब वो बेचेगा तो ये एंट्री होगी, और जब हायर वेंडर अपना एसेट वापस ले जाएगा तो रिवर्स एंट्री हो जाती है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन हायर अकाउंट, मतलब एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट। सर फॉर ट्रांसफरिंग के बाद वाली बताना सर, आपने जो लिखा है। फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ the higher vendors account to assets account।
और इसी एंट्री से हमारा हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसी एंट्री से हमारा हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना डेबिट में बचेगा ना क्रेडिट में बचेगा, तो इसी एंट्री से हमारा हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, और समझने के लिए लिख दो ना रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, क्लियर हो जाएगा। और लिख देना रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स। इसका मतलब है कि 5 लाख का एसेट था, 3 लाख तक पे कर दिए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 2 लाख। तो 2 लाख यहां आ जाएगा, 2 लाख यहां आ जाएगा, तो हमारा एसेट जो वेंडर अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब करो अगला। लिख लिया यहां तक सबने? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड स्टेटमेंट लिखो। फॉर ट्रांसफरिंग the balance of the assets account for transferring the balance of the asset account to profit and loss account or loss on default account ब्रैकेट में लिख देना इन केस ऑफ लॉस। ऑब्लिक प्रॉफिट ऑन डिफॉल्ट अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो उसके लिए प्रॉफिट ऑन लॉस बनेगा, अगर प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए प्रॉफिट ऑन डिफॉल्ट बनेगा। ठीक है, एक ही बात है वैसे ये सारी, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो अब लिखो, ये फर्स्ट एंट्री है इन केस ऑफ लॉस ऑन डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट करते हुए लॉस होता है तो एंट्री क्या होगी? तो हमारा पता है कि लॉस इज अ खर्चा, और खर्चा हमेशा कहां पे रिकॉर्ड होता है बेटा? डेबिट साइड। तो हम एंट्री करेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट ऑब्लिक, एक ही बात है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट ऑब्लिक लॉस ऑन डिफॉल्ट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन हायर परचेज। समझाऊंगा क्वेश्चन करते हुए कैसे आएगा ये। टू एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना, अच्छा ऊपर लिखवा तो दिया मैंने, लॉस का केस है, ठीक है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। और इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट के वक्त प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगी? उल्टा एंट्री हो जाएगी, एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट ऑन डिफॉल्ट अकाउंट। ये जो दो एंट्री है, इन एंट्री से हमारा जो एसेट्स अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज ऑफ एसेट्स अकाउंट। इन दोनों एंट्री की हेल्प से हमारा जो एसेट अकाउंट बनेगा वो क्लोज हो जाएगा। जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा। करें आगे? लिख लिया? Yes, sir. ये दो जो मैंने एंट्री लिखवाई है ये हमने लिखी थी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर।
इस तरह के केस में जब हमारा हायर वेंडर बने, जब हमारा रिपोजेशन बनेगा, तो रिपोजेशन के केस में हमारा इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर ये बहुत जरूरी बन जाता है। इस तरह के केस में बेटा याद रखना, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर जो हम बनाएंगे ये बहुत जरूरी बन जाता है। क्यों जरूरी बनता है, सुनो मेरी बात। अब हायर वेंडर ने अपना रिपोजेशन तो ले लिया, मान लो उसने पुराना एसी ले लिया। अब वो पुराने एसी अपने पास तो रखेगा नहीं बेटा, पुराने एसी को अपने पास रख के तो उसका लॉस ही होना है। इस पुराने एसी को वो करेगा रिपेयर और फिर क्या करेगा, मार्केट में दोबारा बेच देगा। तो जब हम इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर करेंगे तो वहां पे हमें ये सारी एंट्री करनी होती है। हमें दिखाना पड़ेगा कि जब वो एसी लेके आया, फिर उसने एसी पे रिपेयर कितने का कराया, फिर रिपेयर करने के बाद उसने कितने का बेचा, बेचने से उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब हमें पढ़ना है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, जब रिपोजिशन का केस आता है तो हायर वेंडर की एंट्री हमारे लिए जरूरी बन जाती है। तो इन केस ऑफ हायर वेंडर पहली एंट्री लिखो, फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ हायर परचेज अकाउंट, सॉरी हायर परचेजर अकाउंट, फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ द हायर परचेजर अकाउंट to goods repossessed account, to goods repossessed account, क्योंकि हायर वेंडर के लिए रिपीट करने करो। हायर वेंडर के लिए एसेट नहीं है, हायर वेंडर के लिए एक स्टॉक है। तो उस केस में हमारी एंट्री हो रिपीट कर जाएगी दो। गुड्स रिपोजेस्ड नहीं सर, अकाउंट स्टार्टिंग डेबिट, फॉर ट्रांसफर क्योंकि ये द अपना बैलेंस। रिपोजेस कर रहा है। तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट किससे वापस ले रहा है, टू हायर परचेजर अकाउंट, और इस एंट्री से हमारा हायर परचेज का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लिखो जल्दी, करें बेटा आगे। सेकंड एंट्री sir. लिखो, फॉर लॉस ऑन रिपोजेशन, फॉर लॉस ऑन रिपोजेशन ऑब्लिक रिवैल्यूएशन, फॉर लॉस ऑन रिपोजेशन ऑब्लिक रिवैल्यूएशन। तो लॉस है तो डेबिट में आएगा, तो यहां लिखो पी एंड एल अकाउंट डेबिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिपोजेशन अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन रिपोजेशन अकाउंट डेबिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तीनों नाम से कुछ भी लिख सकते हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिपोजेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू गुड्स रिपोजेस्ड, टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। थर्ड एंट्री लिखो बेटा, कॉस्ट ऑब्लिक अमाउंट स्पेंट, कॉस्ट गुड्स रिपोजिशन। थर्ड लिखो, कॉस्ट ऑब्लिक अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑब्लिक रिकंडीशनिंग ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, cost oblique amount spent on repairing oblique reconditioning of goods repossessed, कि भैया जो गुड्स हम वापस लेके आए हैं उसको अब मैं रिपेयर करा रहा हूं कि उसकी कंडीशन अच्छी हो जाए, क्योंकि मुझे वो आगे बेचना है। और जब हम खर्चा करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है और जिस चीज के लिए खर्चा करते हैं उस चीज में ट्रांसफर हो जाता है। तो एंट्री हो जाएगी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक,
और ब्रैकेट में लिख देंगे रिपेयरिंग एक्सपेंस। रिपेयरिंग एक्सपेंस या रिकंडीशनिंग एक्सपेंस किसी भी नाम से हो सकता है। फोर्थ, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में रिपेयरिंग एक्सपेंस, कि इसमें जो भी हम खर्चा लिखेंगे वो रिपेयरिंग वाला लिखेंगे। फोर्थ एंट्री, अब मैंने परचेजर से गुड्स भी वापस ले लिए, मैंने गुड्स रिपेयर भी करा दिए, अब क्या करूंगा, मैं इनको वापस से बेचूंगा मार्केट में। तो अब लिखेंगे फॉर सेल ऑफ गुड्स प्रोसेस और रिपोजेस्ड, फॉर सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, कि जो गुड्स मैं वापस लेके आया था मैं वो वापस से बेच रहा हूं, और जब बेचते हैं तो मेरे पास पैसा आता है, तो एंट्री करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, सेल वैल्यू, कि जितने का भी मैंने बेचा है वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने तुम्हें बताया था, अब जब मैं गुड्स को दोबारा से बेचूंगा, या तो गुड्स को बेचने से मुझे प्रॉफिट होगा या गुड्स को बेचने से मुझे लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट या लॉस में से कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना बेटा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब लास्ट दो एंट्री बच गई हमारी, ये एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, और यहां पे एंट्री होगी लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। बस ये दो एंट्री रह गई, इसके बाद हमारी एंट्री कंप्लीट। तो अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में तो मैं बोलता ही हूं हमेशा क्रेडिट में आता है, तो यहां एंट्री हो जाएगी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट ऑन सेल, कुछ भी लिख सकते हो वो जो दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, पी एंड एल लिख दो, बस खत्म हो जाएगा। बट अगर मुझे कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड बनाओ, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और यहां मेरा लॉस है तो लॉस में उल्टा हो जाता है, पी एंड एल अकाउंट ऑब्लिक लॉस ऑन गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड। बस ये एंट्री हो जाएंगी, इसके बाद हमारा फुल रिपोजेशन का केस खत्म। एक क्वेश्चन अभी कराता हूं सर, हमने पहले क्यों लॉस को इनकर किया जब फॉर लॉस ऑन रिपोजेशन था? क्या बेटा? सर, हमने जब गुड्स रिपोजेस करे थे तो हमने पहले क्यों लॉस को इनकर किया, मतलब लॉस को अपनी बुक्स में नोट किया? बेटा हो सकता है ना, मैं तो देख, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा क्या नाम है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे ये बोलता है कि बेटा अगर जरा सा भी लॉस है तो उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाओ। तो जब मैं रिपोजेस कर रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा भाई मेरा पूरा पैसा नहीं मिला, मुझे तो लॉस हो गया, बोलूंगा नहीं बोलूंगा? किसी को तूने 5,000 रुपए का पेन, कोई एंटीक पेन है 5,000 रुपए या नॉर्मल सी बाइक है, किसी को तूने अपनी बाइक बेच दी, ठीक है, तूने 1,00,000 रुपए की बाइक बेची, लेकिन उसने कहा भाई मैं तुझे पैसे बाद में दूंगा। अब हुआ ऐसा कि बेटा तेरी बाइक उसने 2 महीने चला दी और तुझे पैसा भी नहीं दिया, कह रहा है अपनी बाइक वापस ले जा, तो तू क्या यही मानेगा कि तूने 1,00,000 रुपए की बाइक वापस ले ली? बता जल्दी। डेप्रिसिएशन तो वो लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन तेरा चार्ज तू नहीं कर सकता ना, क्योंकि तेरे लिए तो वो गुड्स है। डेप्रिसिएशन तो वो बंदा चार्ज करेगा ना जिसका एसेट्स है, बेचने वाले के लिए तो गुड्स है। फिर भी तेरे वैल्यू, एसेट की वैल्यू, तेरे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि तेरा प्रोडक्ट अब सेकंड हैंड हो गया। तो सेकंड हैंड होने के बाद में उसे न्यू प्राइस पे तो बेच नहीं सकते जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, तो जो उसके ओरिजिनल प्राइस में रिडक्शन आई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वो बंदा क्लेम कर सकता है जिसके लिए वो एसेट है, दुकानदार कभी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता अपने गुड्स पे। तो वो जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आया है उसको बोलेंगे लॉस। समझ आया? यस सर। और यहां पे जो मैं कंसीडर करूंगा, ये मैं उसकी बुक वैल्यू, जो नई वैल्यू बची थी प्लस जो मैंने उसमें रिपेयर कराया है। हो सकता है बाइक में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि तूने उसको रिपेयर भी कराया, फिर भी मान लो उसने बाइक का एग्जांपल लेते हैं, कहीं से डैमेज कर दी, तो तूने फिर भी बाइक में डैमेज बाइक को थोड़ा रिपेयर कराया, बट डैमेज बाइक को रिपेयर कराते तो अलग ही दिख जाता है डेंट, तो तेरे को वो प्राइस नहीं मिल पा रहा जो तूने सोचा, तो तेरे को बेचते वक्त भी लॉस हो गया। या हो सकता है तूने इतने बढ़िया से उसको रिपेयर करा दिया कि कॉस्ट थी उसकी 10,000, तूने बेच दी 15,000 की, तो यहां तेरा प्रॉफिट हो गया। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस है सेल करते वक्त, वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस था रिपोजेशन के वक्त। ठीक है बेटा?
यस सर। सबको समझ आया? और भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो अभी। किसी सर को भी अकाउंट डाउट नहीं क्लोज है? करने वाली एंट्री, अकाउंट क्लोज की एंट्री सर, क्या बेटा? हायर वेंडर अकाउंट क्लोज करने की सर एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट क्लोज करने की एंट्री जो इसमें आपने सर फर्स्ट वाली करवाई थी। लिखी नहीं वो? नो सर, वो ट्राई किया था। हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करने की एंट्री थी हायर वेंडर टू एसेट्स ऑन हायर परचेज। ठीक है, ओके। तो मैं एक मिनट जरा क्वेश्चन देख लूं कौन सा कराऊं, उसके बाद बताता हूं क्या करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, तुम्हारी बुक से अलग है, बुक वाले तो तुम घर पे भी कर लोगे, दूसरी बुक से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं तुम्हारे ग्रुप पे सेंड कर रहा हूं क्वेश्चन, और उसके बाद मैं ब्रीफ भी कर दूंगा। तुम्हारे पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, देखो सेंड कर दिया मैंने तुम्हारे ग्रुप पे, चेक करो। देखो मिल गया सबको? क्वेश्चन पढ़ लो, मैं करा रहा हूं। सबको मिल गया बेटा क्वेश्चन? यस सर। चलो मैं जरा क्वेश्चन ब्रीफ कर दूं, उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जनवरी 2015 में अशोक ने एक एसेट परचेज करा, तो अशोक हो गया हायर परचेजर। ठीक है, अशोक ने एक एसेट परचेज करा हायर परचेज सिस्टम पे, किससे परचेज करा? रियल एड्स लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा हायर वेंडर। कह रहा है कि भाई 4 इंस्टॉलमेंट पे करेगा, 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 ईच, यही बोल रहा है बेटा। एट द एंड ऑफ ईच ईयर देयर इज नो डाउन पेमेंट। कह रहा है डाउन पेमेंट हमने कुछ भी नहीं करी, हम पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में, और 6,000 एक इंस्टॉलमेंट होगी। तो मुझे ये पता चल गया हायर परचेज प्राइस, तो मुझे पता चल गया 24,000 है, यहां से है ना। आगे बोल रहा है देयर इज नो डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट इज चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे पता चल गया कितना है, 20%। 20% पर एनम। उसके बाद बोल रहा है एंड इट्स इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। कह रहा है ये इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है, मतलब 6,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो तभी मैंने इसको हायर परचेज प्राइस बोल दिया था 24,000। आगे बोल रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अशोक आफ्टर हैविंग पेड द फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, डिफॉल्ट हो गया भाई कब से? 3rd इंस्टॉलमेंट से। तो मतलब 2 इंस्टॉलमेंट तो उसने पे कर दी, आगे की 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी, यही बोल रहा है बेटा। यस सर। ठीक है, वेयर अपॉन द वेंडर ने रिपोजेस कर लिया, वो तो करेगा ही, ठीक है। अशोक प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है भाई 10% पर एनम, वो भी कौन सा मेथड है?
रिटर्न डाउन रिटर्न वैल्यू। डाउन। कह रहा है भाई सब कुछ बना के दिखाओ। तो सबसे पहला काम तो तुम्हें यहाँ पे ये करना है कि तुम्हें निकालना है इंटरेस्ट का अमाउंट। अब जल्दी से 5 मिनट दे रहा हूं, देखो कौन सा मेथड लगेगा इसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए। चलो तुम्हें सर मौका रिवर्स दिया वाला। 5 मिनट, चेक करो इसमें कौन सा मेथड लगेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। रिवर्स वाला। इनवर्स वाला मेथड लगेगा, बिल्कुल सही बात है, जिसमें हम लास्ट ईयर से फर्स्ट ईयर तक निकालते हैं। जल्दी निकालो। बेटा सबको समझ आ गया ना इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? हाँ है ना? सिर्फ मुझे एक बच्चे ने बोला था, बाकी बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्लास में 43 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे बेटा होगा या नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा सर। चलो जिससे हो जाएगा वो ट्राई करो, फिर 2 मिनट बाद, 5 मिनट दे दिए थे मैंने, 2 मिनट बाद मैं कराऊंगा। हो गया तुम्हारा? बेटा तभी मैंने कहा था इंटरेस्ट के हमें जो परेशान करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालना ही परेशान करेगा, बाकी कुछ भी परेशान नहीं करेगा। तभी मैंने तुम्हें सबसे पहले इंटरेस्ट वाले 3-4 दिन लगाए थे इंटरेस्ट निकालने सिखाने में। चलो 2 मिनट और दे रहा हूं, करो फिर ट्राई करूंगा। अब मैंने फॉर्मेट बना दिया, शायद अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा क्लिक कर जाए कैसे करना है। नहीं भी क्लिक कर रहा तो पीछे देख के कर लो। सर कितना आ रहा है? बताता हूं बेटा, अभी टोटल कैश प्राइस कितना आ रहा है? यस सर। कितना आ रहा है तुम्हारा? 14,000 आ रहा है सर। 18,639। नहीं बेटा गलत है। देखो बुक के हिसाब से गलत है, अभी मैं करूंगा, हो सकता है पता नहीं क्या आएगा। बुक के हिसाब से भी आंसर गलत है, ट्राई कर लो एक बार। चलो देखो इधर, सबका ही गलत आ रहा है तो हम देख लेते हैं, हो सकता है बुक में भी गलत हो। चलो देखो इधर, पहली फर्स्ट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये नीचे से स्टार्ट, कोई बात नहीं, हम यहां से मान लेते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मेरी फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6,000 गई, जिसमें मेरा कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है बेटा? 20%। 20%। तो मतलब ये 6,000 बनता है 120%, है ना? हाँ है ना? यस ये सर। 6,000 sir. कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट है, जिसमें कैश प्राइस है 100 और इंटरेस्ट है 20। तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट बनता है मेरा 120%। बनता है नहीं बनता? तो इसको डिवाइड करेंगे 120 से, और मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट से। चेक करो, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट कराया होगा मैंने तुम्हें पहले। तो इसका मेरा इंटरेस्ट निकल Yes, जाता है sir. 1000। 1000 कैसे? इससे ये 1000. कट गया, इससे ये कट गया, तो 6
इंटू डिवाइड बाई 6 1000। तो अब मेरा 6000 इंस्टॉलमेंट था, 1000 इंटरेस्ट है, तो मेरा कैश प्राइस कितना आ गया बेटा? 5000 आया 5,000. ना? अब Yes, अगले sir. में आ जाओ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में एक तो ये वाला 6000 मेरे पास है, प्लस जो मैंने इस साल का ऑलरेडी पे कर दिया वो प्लस कर देते हैं, तो टोटल बन जाता है मेरे पास 11000। आया ना बेटा? आया ना? Yes, sir. ये Yes, sir. 11000 कितना परसेंट है? Yes, sir. 120%। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से। तो ये मेरा निकल के आएगा 6, और इसको मैं अगर करूंगा कैलकुलेशन तो जो मेरी बुक है उसमें 1833 आ रहा है। जरा चेक करना, इतना ही है। Yes, sir. यही आ रहा है. तो 6000 मैंने पे करा है, टोटल 6000 में से अगर मैं 1833 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो अमाउंट निकल के आता है बेटा वो आता है 4167। 4167. फिर थर्ड ईयर 6000 ये वाला, प्लस 4167 ये वाला, प्लस 5000 ये वाला। ये कितना परसेंट बनता है? 120%। निकालना कितना है? 20%। तो ये मेरे पास जो बुक में आंसर है उसके अकॉर्डिंग 2528 है। इतना ही आ रहा है बेटा? Yes, sir. 2528 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां निकल के आएगा 3472। और लास्ट ईयर का 6000 ये वाला, प्लस 3472 ये वाला, प्लस 4167 ये वाला, प्लस 5000 ऊपर वाला। ये भी कितना परसेंट बनता है? 120%। निकालना है मुझे 20%। तो इंटरेस्ट का मेरा जो अमाउंट आता है वो आता है 3160। तो 6000 में से 3160 माइनस कर दूंगा तो मेरा आएगा 2894, सॉरी 3106। तो मेरा आएगा 2894, और टोटल इनको मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा कैश प्राइस आएगा बेटा 15533। देखो किसी को डाउट है तो? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर जब हमें इंस्टॉलमेंट्स दी होती हैं हम्म, तब जो हमारी जैसे फर्स्ट पे इंस्टॉलमेंट होती है 6,000, तो वो 6,000 ही रहेगी ना? हाँ इंस्टॉलमेंट 6000 रहेगी। ठीक है. क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. भूल के बैठ गए तुम तो, घर पे पढ़ के आए हो। इसने नहीं, मैंने पढ़ा था सर। बेटा सबको समझ आ गया? हाँ या ना? तो मुझे पता चल गया, और मैंने देखो याद करो, मैंने पहली दूसरी क्लास में तुम्हें एक चीज भी बताई थी कि हमारा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा लगता है, और फिर जैसे जैसे ईयर बढ़ते रहते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता रहता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और उसके बाद सबसे कम। ठीक है, तो ये अमाउंट याद रखने। अब आते हैं हम अपने, सबसे पहले हम बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट, क्योंकि पहले हम बनाते हैं इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और हायर परचेजर में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है मशीनरी अकाउंट और एक बनेगा हायर वेंडर अकाउंट। तो पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखना, इजी है। मैंने बोला था जब तक डिफॉल्ट ना हो जाए, जब तक डिफॉल्ट ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे? तब तक बनाएंगे बेटा हम नॉर्मल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन जब हम खरीदते हैं तो हम एंट्री करते हैं 1 जनवरी 2015 को उधार में खरीदी है, तो 2 नाम क्या है इसका? रियल एड अकाउंट। रियल एड अकाउंट, और मशीनरी की वैल्यू थी हमारी कैश प्राइस 1553। याद करो यहां पे हमेशा कैश प्राइस लिखा जाता है। क्लियर?
पता है ना बेटा, यहाँ पे हमारा हमेशा कौन सा प्राइस लिखा जाता है? यस सर। कैश प्राइस लिखा जाएगा, हायर वेंडर प्राइस कभी नहीं लिखा जाएगा। अब करते हैं आगे। सबसे पहले इसका लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा? 10%, और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन लगेगा, इसने कब बताया कि अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? इसने बताया अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2015 में लगेगा पहला डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 1 जनवरी को खरीदी है तो पूरे साल का लगेगा। तो 10% होता है 1553। तो इसी डेट पे मेरा बच जाएगा बैलेंस सीडी, और ये आ गया मेरा 15,533, 15533। तो ये मेरा बच जाएगा बेटा 13,980। थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे, थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मेरा आ जाएगा 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस बीडी सर हमने 13,980। 6,000 का वो भी तो दिया है एक इंस्टॉलमेंट, तो वो भी तो माइनस बेटा कौन सा करेंगे। अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी। मशीनरी में कभी इंस्टॉलमेंट डालते हैं? ओ नहीं, ठीक है, ठीक, यस। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगली साल 31/12/2016 को देखो मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूं, ये वाला अकाउंट तुम्हें मैं कई बार समझा चुका हूं ये चीजें। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब इस पे लगेगा 10%। इस पे 10% लगेगा क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो 1398, और सेम डेट पे बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारा 12,582, और ये टोटल हो जाएगा 13,980, और ये भी टोटल हो जाएगा 13,980। अब आता है यहां से समझने वाली चीजें, पहले यहां तक लिख लो उसके बाद समझाता हूं। यहां तक लिख लो सब। लिख लिया बेटा यहां तक? यस सर। सबने लिख लिया? करें आगे? अब ध्यान यस से, सर। अब इसको छोड़, अभी देखो ये मैं बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले लगेगा इसका, क्योंकि हमें पता कब चला है, उसने डिफॉल्ट कर दिया, हमें पता चला 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले तो लगेगा डेप्रिसिएशन, आया ना बेटा? तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालूं तो 1258 आ गया, है ना? फिर हम लिखेंगे यहां पे सेम डेट पे, अब ये वैल्यू कैसे आएगी ये सिखाऊंगा। सेम डेट पे हम वैल्यू लिखेंगे रियल, जो इसका नाम है रियल एड अकाउंट 11,000। ये वैल्यू कैसे आएगी अभी सिखाऊंगा, ठीक है? अब मेरा यहां अकाउंट क्लोज करना है, ये बनता है मेरा 12,582, ये भी बनता है मेरा 12,582। तो यहां पे अगर इधर डिफरेंस आएगा तो लिखेंगे प्रॉफिट, और अगर मतलब पी एंड एल लिख के ब्रैकेट में प्रॉफिट, इधर डिफरेंस आएगा तो पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट, जैसे सेल के टाइम पे करते हैं। और अगर इधर डिफरेंस आएगा तो पी एंड एल ब्रैकेट में लॉस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इधर डिफरेंस आ रहा है 324। ये तो हमें पता चल जाएगा कैसे आ रहा है, जब हमें ये पता चलेगा कि ये वैल्यू कैसे आ रही है।
है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे ये वाली वैल्यू दी नहीं है 11,000। बेटा हाँ है ना? यस सर। अगर मुझे मुझे पता है कि 1 जनवरी 2017 को मेरे एसेट की वैल्यू 12,582 रुपए है, जिसपे मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये कितने में वापस लेके जा रहा है, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको लिख लो, ये वैल्यू पता चलेगी मुझे जब हम बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट। तो ये वैल्यू अपने आप मुझे पता चल जाएगी। अभी बस याद रखना ये वैल्यू कहां से आई, ये अभी हमें जब हायर वेंडर बनाएंगे अपने आप निकल के आएगी ये वाली वैल्यू। तो लिख लो अभी 11,000। $324। बेटा ये समझ आया लॉस कैसे है? देखो मेरे एसेट की वैल्यू थी 12,582, पहले मैंने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया 1258, तो मेरी बुक वैल्यू निकल के आ गई 42,311। फिर हायर वेंडर ले गया इसको 11,000 रुपए में, तो ये जो 324 बच गया ये क्या हो गया? लॉस। अगर हायर वेंडर इसको ले जाता 12,000 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट हो जाता जितना भी आता 676। अगर 12,000 में लेता तो 676 का प्रॉफिट हो जाता, फिर मैं यहां लिखता। समझ आ गया अभी? यस सर। बेटा हाँ या ना? बस हायर वेंडर के प्राइस को सेल की Yes, तरह sir. ट्रीट करो कि भैया जैसे सेल एज्यूम करते थे। लिख लिया सबने? यस सर। चलो लिख लिया। अब करते हैं हायर वेंडर अकाउंट। तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप समझ जाओगे वो 11,000 कैसे आया। हायर वेंडर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जब हायर वेंडर में अमाउंट डालते हैं परचेज की, तो हम पेमेंट का सबसे पहले परचेज कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2015 यहां लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर सेम डेट पे हमने डाउन पेमेंट तो करी नहीं है, इसलिए डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं है, होती तो यहां पे आ जाती। फिर अब मेरा 31 तारीख को होगा इंटरेस्ट ड्यू, तो दिसंबर 31 15 को जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। याद करना, अपने अकाउंट चेक कर लेना बेटा जो मैंने लिखवाया था। और पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना था? 3106 आया ना बेटा? यस सर। फिर जब हम उसकी पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करी थी 31/12/2015 को, कैश या बैंक कुछ भी लिख दो, और पहले साल की पेमेंट करी है 6,000 रुपए। तो मेरा सेम डेट को बैलेंस सीडी कितना बच गया, इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंस सीडी बचता है 12,639। यहां तक देखो, किसी को डाउट है तो? क्लियर है बेटा यहां तक? आया ना? यस सर। अब देखो, अब भाई इसका टोटल हमारा बन जाता है 18639। अब आ जाओ 1 जनवरी 2016 को, क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आया था मेरा 12,639। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2016 को जो पैसा बनता है वेंडर का, वो बनता है 12,639 रुपए। फिर इस साल दोबारा 31 दिसंबर 2016 को दोबारा से इंटरेस्ट ड्यू होगा, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था हमारा? 2528। और फिर मैंने 31 दिसंबर 2016 को पेमेंट भी करी है बैंक या कैश के थ्रू 6,000 रुपए, आया ना? तो फिर सेम डेट को बैलेंस सीडी मतलब कितना पैसा बचता है हमारे वेंडर का, बचता है 9167, है ना बेटा? आया ना? यस सर। यस सर। फिर देखो, अब ध्यान से यहां समझना, अब लिखना बंद करो, यहां समझना। अब 1 जनवरी 2017 को जो बैलेंस सीडी है वो बचता है 9167। अगर इस डेट पे हायर परचेजर बोल देता कि भाई मैं अब पैसे नहीं पे कर सकता, तुम एसेट उठा के ले जाओ, ध्यान से समझना।
अगर इसी डेट पे हायर परचेजर बोल देता कि मैं आगे की पेमेंट नहीं कर सकता, ये एसेट उठा के ले जाओ, तो इस डेट पे जो वेंडर का पैसा बनता है वो बनता है 9167। बट वेंडर ने बताया कब है? वेंडर ने बताया है 31 दिसंबर को। तो साल खत्म हो गया तो भाई इंटरेस्ट तो मांगेगा ही मांगेगा वेंडर, मांगेगा नहीं मांगेगा बेटा? हाँ है ना? यस सर। यस और सर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1833। तो अब जो वेंडर का पैसा बनता है वो बनता है 11,000 रुपए। तो वेंडर अब ये नहीं बोलेगा भाई मुझे 9,000 रुपए दे, वेंडर बोलेगा अब मुझे 11,000 रुपए चाहिए, क्योंकि तू मुझे कब बता रहा है? ईयर एंड में। तूने मेरा पैसा 1 साल एक्स्ट्रा यूज करा है, और जब कोई मेरा पैसा ईयर एंड तक यूज करेगा तो उससे मैं इंटरेस्ट लूंगा नहीं लूंगा? हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो यस सर। ये जो 11,000 रुपए है ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे रिपोजेशन। ये आ गया 11,000। तो ये वाला 11,000 हमने ट्रांसफर करा था मशीन। समझ आया? आया ना? सर इसके जैसा एक और क्वेश्चन करा देना, थोड़ा बेटा अजीब इसके है। जैसा एक और क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है, मैं बुक से बता रहा हूं, वो कर लेना। ठीक है सर। बुक का पेज नंबर 12.24, बुक का पेज नंबर 12.24 पे इलस्ट्रेशन 12 गिवन है। ठीक है बेटा? अभी फुल रिपोजेशन के 1-2 क्वेश्चन में और कराऊंगा, ऐसा नहीं है इसको करा के खत्म कर दिया मैंने। इसके 1-2 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। पहले ये बताओ, ये समझ आ गया 11,000 कैसे आया था यस सर। सबको? अब यस सर। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे को कोई हायर परचेजर अकाउंट बनाने को बोले तो बना लूंगा मैं? उल्टा हो जाएगा, मशीनरी की जगह गुड्स लिख देंगे, बाकी सब उल्टा हो जाएगा, है ना? यहां पे मैं रिपेयर करके बेच तो रहा नहीं हूं, अगर रिपेयर करके बेच रहा होता तो थोड़ा एडिशनल आता। समझ आ गया? तो हायर परचेजर अकाउंट बन जाएगा बेटा? आया ना? सर Yes, आज एक yes. बार ट्राई करेंगे, क्या बेटा? एक बार ट्राई कर लेंगे फिर बता दें। चलो अभी टाइम कितना है मैं बनवा ही देता हूं, अभी 12 बज गए। चलो एक बार, क्योंकि तुम्हारी और कोई क्लास है या 5 मिनट है तुम्हारे पास? यस, क्लास है। चलो एक बार घर पे ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है? ओके रिकॉर्डिंग सर। वीडियो भेज देना इस क्लास में। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। चलो लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। सर अभी 5 मिनट ऐसा करवा दो। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? अभी सर 5 मिनट है क्लास। मेरी आवाज नहीं आ रही मुझे, किसी बच्चे को आवाज आ रही है तो बताना क्या बोल रहे हैं। बेटा मैसेज लिख दे एक बार, मेरे को क्लियर समझ नहीं आ रहा। मैं मैसेज लिख दे एक बार, क्या बोल रहा है। 21 बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, बेचारे ने पूरा ही लिख दिया। चलो अब कल की क्लास में इसका आगे का करते हैं। ठीक है बेटा? लिख रहा है मैसेज, क्या बोल रहा था? सर वो कह रहा था कि 5 मिनट है, आप करा दो, पर अब बहुत लोगों ने छोड़ दिया। हाँ ठीक ठीक बेटा, अब तो काफी लोग निकल गए, कोई बात नहीं, कल ट्राई कर लेना, नहीं होता मैं कल करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर। मैंने ऐसे YouTube पे देखी थी, YouTube पे